हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत का उच्चारण, तो इसके आज के अंतर्गत दो बिंदु हम आपको समझाएंगे, उच्चारण विधि तथा संस्कृत भाषा में उच्चारण के प्रमुख तत्व। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण विधि। उच्चारण का सीधा संबंध या सीधा निकटतम संबंध वर्णों और पदों से होता है। ध्वनि संबंधी अज्ञानता के कारण उच्चारक वर्णों का त्रुटिपूर्ण उच्चारण करता है। स्वराघात, बलाघात आदि की अज्ञानता के कारण वह शब्दों का भी गलत उच्चारण करता है और अर्थ का अनर्थ कर देता है। संस्कृत व्याकरणों ने और अन्य विद्वानों ने वर्णों और शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए इस संदर्भ में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं। महर्षि पाणिनि का मत है, व्याघ्री यथा अहरेत पुत्रान् दष्टाभ्याम न च पीड़ेत वीता पतन भेदाभ्याम तद्वर्णान् प्रयोजेत। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार व्याघ्री अपने पुत्रों यानी बच्चों को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि ना तो पुत्रों को दांत चुभे, दष्टाभ्याम यानी कि दांत चुभे, और ना ही मुंह से गिरें यानी कि मुंह से उसके गिर जाएं। ऐसा भी ना हो कि दांत चुभ जाएं और ऐसा भी ना हो कि उसके मुंह से वे गिर जाएं। इसी प्रकार वर्णों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। वे मुंह के अंदर दब के न रह जाएं और ना ही मुंह से गिरें यानी कि गिरते हुए दिखाई दें। यहाँ पाणिनि का तात्पर्य है कि वर्णों का उच्चारण करते समय यथोचित स्वरित और स्थान आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यही इनके कहने का सार है। पाणिनि की तरह ही महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी वर्णोच्चारण एवं पदोच्चारण विधान के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्णों का उच्चारण मधुर और व्यक्त अर्थात अभी स्पष्ट होना चाहिए। वह व्यक्त होते हुए भी अन्य वर्णों से प्रभावित ना हो या ऐसा ना हो प्रभावित होता हुआ प्रतीत हो। सभी वर्णों का उच्चारण इस प्रकार से किया जाए कि वे एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत ना हों। जिस प्रकार महावत हाथी पर पैर रखने के बाद बड़ी सावधानी पूर्वक दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक पद यानी कि शब्द बोलने के बाद दूसरा पद सावधानी पूर्वक बोला जाए, जिससे सभी पद स्पष्ट हो जाएं तथा अलग अलग दिखाई देने वाले अर्थात स्मरणीय हो जाएं। वर्णों की तरह ही पदोच्चारण का भी संस्कृत भाषा में विशेष महत्व है, किंतु अनपेक्षित वलाघात, उच्चारण में अस्पष्टता आदि कारणों से पद का अर्थ परिवर्तित हो जाता है और कभी कभी तो अर्थ का अनर्थ में बदल जाता है। इंद्र तथा असुर त्वष्टा की कथा में कथित मंत्र इंद्र शत्रु विवर्ध स्व मंत्र का उच्चारण इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संपूर्ण प्रसंग को उच्चारण के महत्व में मंत्रोहीना सर्वोपराघात श्लोक की व्याख्या जो पिछले वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट 1 में समझाया था, वह फिर से पुनः समझा जा सकता है। अब हम देखते हैं संस्कृत भाषा में उच्चारण के प्रमुख तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। व्याकरणों ने उच्चारण तत्वों के विषय में चर्चा की है। कुछ प्रमुख तत्व जो हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है ध्वनि यानी कि साउंड। ध्वनि विज्ञान में संस्कृत ध्वनियों के संबंध में गहन चिंतन किया गया है। व्याकरणों ने ध्वनियों और उनके उच्चारण स्थानों का वैज्ञानिक विवेचन करके संस्कृत ध्वनियों की व्यवस्था की है। शुद्ध उच्चारण के लिए उसका ज्ञान अत्यंत अत्यावश्यक है। ध्वनि व्यवस्था के अनुसार 21 स्वर, 35 व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म, 4 यत्न, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 1 जिह्वा मूलीय, 1 उपध्यमानीय और जो है अस्पष्ट के रूप में कुल 63 ध्वनियां हैं। यदि लकार को प्लुत मानकर सम्मिलित कर लिया जाए तो ये ध्वनियों की संख्या 64 हो जाती है। अगर हम डिटेल में बहुत गहराई से जब अध्ययन करते हैं तब इन ध्वनि के तत्वों का गहराई से अध्ययन करना ही पड़ता है। अब सेकंड हम देखते हैं बल यानी कि फोर्स। किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो शक्ति लगती है उसे बल कहते हैं। जब ध्वनि के उच्चारण में अनुचित बल लगा दिया जाता है तो पद का अर्थ बदल जाता है। इस बल के 3 रूप हैं,
अब हम देखते हैं बल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहला है वर्ण बल, लेटर फोर्स। जब उच्चारण करते समय किसी वर्ण विशेष पर बल दिया जाता है तो उसे वर्ण बल कहते हैं। जैसे आचार्य देवो भव, तो इसमें जब किसी वर्ण पर बल दिया जाएगा तब इसे वर्ण बल कहा जाएगा। नेक्स्ट है शब्द बल, वर्ड फोर्स। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल दिया जाता है तो उसे शब्द बल कहते हैं। यथा नैनम दहती पावकः। अब यहाँ नैनम पर या दहती या पावका पर एक शब्द पर जो ज्यादा बल दे दिया जाए किसी पर भी तो ये शब्द बल कहलाएगा। नेक्स्ट है वाक्य बल। जब पढ़ते हुए या पढ़ते समय पूरे वाक्य पर बल दिया जाता है तो उसे वाक्य बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, परित्राणाय साधुनाम, इस तरह से बोला जाएगा। लेकिन अगर इस पर ज्यादा बल दे दिया जाएगा तब ये पूरे वाक्य का बल हो जाएगा। अब हम देखते हैं लय। लय यानी कि रियम। उच्चारण में लय का विशेष महत्व है। लय के साथ किया गया उच्चारण प्रभावशाली होता है। उच्चारण करते समय वर्णों के मध्य समान बल देने को लय कहते हैं। नेक्स्ट है यति या विराम, स्टॉप। उच्चारण में विराम का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विराम का शाब्दिक अर्थ है एक क्षण के लिए विश्राम करना या रुकना। वाक्य या अनुच्छेद को पढ़ते समय उसमें प्रयुक्त विराम चिन्हों के अनुसार रुक रुक कर पढ़ने से लंबे वाक्य भी सरल एवं सुबोध बन जाते हैं और उच्चारण भी सरल और शुद्ध हो जाता है। अतः शुद्ध उच्चारण के लिए छात्रों को विराम चिन्हों का अभ्यास कराना चाहिए। ये अवश्य हो जाता है। अगर छात्र ठीक स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर पूरी कहानी ही गड़बड़ हो जाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गति यानी कि स्पीड। शब्द समूहों या वाक्यों को धारा प्रवाह में बोलना गति कहा जाता है। उच्चारण को प्रभावशाली बनाने के लिए यथोचित गति का प्रयोग आवश्यक बताया गया है। उसे उच्चारित अभ्यास द्वारा छात्रों को सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट यानी कि लास्ट पॉइंट है स्वराघात, एक्सेंट। उच्चारण में स्वराघात का भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्वराघात से तात्पर्य ध्वनियों का समुचित आरोह अवरोह के साथ उच्चारण करने से है। शुद्ध उच्चारण के लिए छात्रों को इसका भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि ध्वनियों के उच्चारण स्थान तथा ध्वनि व्यवस्था का छात्रों को पूर्ण ज्ञान कराया जाए। अशिक्षित परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम चलाए जाए जिससे परिवार के सदस्य शुद्ध उच्चारण करें और बालक भी बाल्यकाल से ही शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएं। क्योंकि अशुद्ध जब बड़े लोग बोलते हैं तब बालक भी उसका अनुकरण करते हैं और वैसा ही बोलते हैं। स्कूल में तो शुद्ध सिखाया जाएगा लेकिन घर से कैसे हो, तो इसका यही उपाय है कि सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध से शुद्ध बोला जाए। अगर कहीं गलती है तो उसको दोहरा कर अपने शब्दों को शुद्ध कर लेना चाहिए। अभ्यास शुद्ध उच्चारण सीखने और सिखाने की मुख्य विधि है। यदि आवृत्ति एवं पुनरावृत्ति से छात्रों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाए तो उनका ध्वनि तंत्र शुद्ध उच्चारण का अभ्यास हो जाएगा और वे सरलता पूर्वक उच्चारण करने लगेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।